बैनर पर जिस सरकारी दस्तावेज उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं सभी से डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी से निवेदन करता हूँ वो मंच पर आ जाए। रमेश विश्वनाथ जी, अमन अक्षर जी, आपकी उपस्थिति हो एक दीप आप भी प्रज्वलित करें। और मैं ईओ साहब से निवेदन करता हूँ, सुरजीत सिंह जी यहाँ हैं, दादा डॉक्टर हरिओम पवार जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जहाँ मरे आजाद मार के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़ गए होंगे, शायद पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा सैल्यूट धाम की और जदीद की हमारे महान कवियों की, और जहाँ पर बैठे हो सदा इस मातृभूमि एनसीसी लिए हुए है, तो जब वो इस तरह से वर्दी पहन के खड़ी होती है तो मेरा जहाँ संतों की जय बोली जा रही है को मिला संबल हमेशा ही प्रथाओं से, व्यवस्थाएं सुलभ होती हमेशा संस्थाओं से, संस्कृत को मिला संबल। जय जय श्री राम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। पीछे से अध्यक्ष जी दोबारा आए, मैं आपकी उपस्थिति को चरण स्पर्श तालियां बजाई जाए और आदरणीय पवार साहब आए और उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था है। देखिए, मैं एक आज्ञा मांगता हूँ, मेरे घुटने में चोट लगी हुई है, मुझे बैठ के कविता पाठ की अनुमति आप दे दीजिए ताली बजा के। एक बार और तालियां उठे थोड़ी सी, ये आप चिंता मत कीजिए, मैं आत्मनिर्भर हूँ। अगले साल कुछ भी कराइएगा, मैं तो 50 साल में पहली बार आया हूँ, तो इस हिसाब से तो अगले जन्म में आऊँगा, तो इसलिए बनवाना है मत बनवाना। मुझे उससे कुछ लेना देना है। सर्वेश अस्थाना जी ने आज जिस योजनाबद्ध ढंग से मुझे लाल कृष्ण आडवाणी बनाने की कोशिश की है, बस सर्वेश जी तुम यहाँ मात खा गए। तुमने सोचा होगा कि पवार जी को अध्यक्ष बना के बिठा के आडवाणी बना देंगे, बस तुमको मेरी क्षमताओं पर विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हारे बनाए कुछ नहीं बनूंगा, मैं वो ही रहूंगा जो मैं हूँ। कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं, मैं भी 5 मिनट 10 मिनट कविता पाठ करूंगा। बहुत बहुत श्रेष्ठ कवि सम्मेलन हुआ, प्रारंभ से हमारे गौरव चौहान से शुरू हुआ, सभी ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया, और जितना अच्छा कविता पाठ किया उससे अच्छा आपने सुना। मेरा संकट ये है कि सबने अच्छा पढ़ा, ताली बजा बजा के आप थक गए, हंस हंस के आप थक गए, कविता सुन के आप थक गए। तो मुझे एक घटना आज याद आती है। महादेवी वर्मा जी ने एक पुस्तक लिखी है, ये ज्ञान बांट रहे थे अभी, तो सर्वेश जी मैं बांटता हूँ ज्ञान क्या होता है। महादेवी जी ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है मेरे संस्मरण महाकवि निराला के संग। महादेवी जी की लिखी पुस्तक है, सत्य घटना है, इसमें मैं अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलूंगा। पुस्तक में एक संस्मरण है कि एक दिन महाकवि निराला ने अपने कमरे में टंगी हुई तुलसीदास जी की तस्वीर को जूतों से पीटा। तुलसीदास जी की तस्वीर को जूते मारे निराला जी ने। लोगों ने कहा क्या हो गया आपको, पूजा करते हो तुलसीदास की, इष्ट मानते हो अपना, और आज इनकी तस्वीर को आपने जूता मार दिया। तो निराला जी ने 2 और मारे, पीट ले तो इसे, रोते जाए और पीटते जाए, रोते जाए और पीटते जाए। दोस्तों ने कहा हुआ क्या है बताओ तो निराला जी ने रोते रोते कहा कि होना क्या था, मैं जो भी कुछ अच्छा अच्छा लिखना चाहता हूं वो ये सब कमबख्त मुझसे पहले लिख के चला गया। मैंने इतनी बात के लिए ताली नहीं उठवाई, आपसे ताली उठवाता हूं आकाश भर। आज मेरा
मेरा मन कर रहा है कि मैं इन कवियों की तस्वीर अपने कमरे में टांगूं। सर्वेश जी मुझे पोस्टर उखाड़ने आते हैं। मुझे जगजीवन जी ने ये वादा किया था कि 1 बजे तक कार्यक्रम होगा, और मैंने पिछले 10 सालों में कभी भी 2 बजे के बाद कोई मंच शेयर नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि यहाँ सर्वेश जी और जगजीवन मिश्रा जी की ये एक रणनीति है कि मुझे फंसाया जाएगा, मैं बीच में ना पढ़ दूँ इसलिए मुझे अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन आ गया। लेकिन आपने जिस मन से सुना है, हम कभी तो रोज यही कविताएं पढ़ते हैं। भैया जी बैठना तो पड़ेगा, प्लीज बैठना पड़ेगा। हुजूर बैठ जाओ, मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गए। इन लोगों ने रात भर इंतजार किया है और इन्होंने सह कैसे लिया आपका खड़ा होना। बहुत मन से सचमुच आपने अच्छे ढंग से सुना। मैं एक बात दिल पर बोझ रख नहीं रहेगा, मैं वो कहे बिना चला जाऊंगा तो बोझ मेरे मन पर रहेगा। जिस तरह से मैंने कोरोना के बाद हिंदुस्तान में बहुत कवि सम्मेलन किए हैं, लेकिन इतनी भीड़ का बड़ा कवि सम्मेलन मैंने नहीं किया। आपने तो महानगरों को भी शिक्षा दी, और अभी भी कविता जिंदा है तो ग्रामीण अंचलों में जिंदा है, महानगरों से समाप्त हो गई। महानगरों में धन कविता सुनता है और इन छोटे तीर्थों में मन कविता सुनता है, इस बात का एहसास आता है। और मैं ये भी बात दिल से कह के जाना चाहता हूँ कि मैं 30 साल लाल किले में गया हूँ कविता सुनाने। आज जिस मन से मैंने इस दधीच की तपस्थली का, दधीच की धरती का कवि सम्मेलन सुना है, मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन नैमिषारण्य के इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा। हमने बहुत बिगाड़ा कवि सम्मेलनों को, उसके बाद भी कविता के प्रति इतना प्यार, हम सफल नहीं हुए अभी कवि सम्मेलन बिगाड़ने में, और कोशिश करेंगे। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। तब तक सैल्यूट करता हूँ सचमुच। शायद ये मेरे पूरे 50 साल के जीवन का सर्वाधिक श्रेष्ठ आम जनता के द्वारा सुने जाने वाला प्रदर्शन है। और जब तक आप सुनते रहेंगे मैं आपको कविताएं सुनाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। इस संचालक से थोड़ा दूरी बैठना चाहिए, क्योंकि पता नहीं इसको कब फूफा नजर आने लगे। कभी मामा, कभी फूफा, कभी कमलकांत। आपका इस्तेमाल किया है इन लोगों ने, और आप खुश हो रहे हैं कि आपकी प्रशंसा हो रही है। इन्होंने भी कमला को कमल कर दिया। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ। बेटे बैठ जाओ। हे आर्यपुत्र, किसकी तलाश में घूम रहे हो? वो नहीं आई आज। अरे बैठ जाओ भैया। इतने सहज सरल विधायक हो सकते हैं, उनको कुछ भी कहा गया वो हंस नहीं रहे। कौन हरा लेगा ऐसे आदमी को? मैं आपके जनप्रतिनिधियों के सामने भी सर झुकाकर उनका अभिवादन करता हूँ कि वो अपने जनता के बीच इतने घुले मिले हैं कि जनता का साथ सुबह तक वो दे रहे हैं। इसके माने वैसे भी जनता का साथ देते हैं। देखिए मुझे भैया जी सेट करके बैठ जाओ। देखो बुरा मत मानना, अगर इस बार
बाहर कोई खड़ा हुआ मैं कैमरे हटवा दूंगा। कैमरों के सामने पढ़ने की शर्त नहीं जोड़ी थी मैंने, मैं हटवा भी दूंगा कैमरे। मैंने शर्त ये नहीं लिखी थी कि आप मेरे सामने कैमरे रख देंगे। मैं अपनी शर्तों पर जीता हूँ, इसीलिए कि इन्होंने कहा ना कि शादी भी नहीं हुई, क्योंकि हर शादीशुदा को कोई ना कोई शर्त माननी पड़ती है। हाय हाय, हमको तो आज आपका कुंवारेपन का राज आज पता चला कि नहीं, सामान है आपका कुंवारेपन का राज। आपको तो फूफा जी कभी पता नहीं चलेगा। देखिए, मैं अपनी सबसे नई कविता सुनाता हूँ। स्वागत है दादा। सबसे नई कविता जो मंच के भी कुछ मित्रों ने नहीं सुनी। जैसे दमदार भाई मुझे शायद पहली बार ही मिले, दमदार पहली बार मिले, उन्होंने नहीं सुनी, आपने नहीं सुनी, हमारे जगदीश जी ने नहीं सुनी, इधर किसी ने भी नहीं सुनी। अभय ने सुनी है, सरदेव जी ने सुनी, अहमद ने सुनी, गौरी ने भी शायद नहीं सुनी, हेमंत ने शायद सुनी। बिल्कुल नई कविता सुना रहा हूँ। स्वागत है दादा। कविता का शीर्षक चौथी लाइन में है, पहले नहीं बता रहा। ठीक। चौथी पंक्ति में शीर्षक आ जाएगा। शीर्षक सुनने के बाद अगर आधे लोगों की ताली बजी तो आधी कविता सुनाऊंगा। एक चौथाई लोगों ने ताली बजाई तो एक चौथाई कविता सुनाऊंगा, कविता बदल दूंगा। और एक एक व्यक्ति की पीछे तक बैठे सबकी ताली बज गई तो फिर मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। और मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं एक गंभीर कविता सुनाने जा रहा हूं। तारीफ तो इन्होंने इसलिए बार बार करते रहे थे कि पवार जी की उम्र हो गई है। अच्छा, इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि आप बूढ़े हो गए। एक बात ध्यान से सुन लो सर्वेश दादा, और मेरी बात अच्छी लगे तो तालियां सुनना चाहता हूं। ढलते हुए सूरज का नाम भी सूरज ही होता है। चौथी लाइन तय करेगी कि कविता किस तरह से, और मैं एक बहुत दुनिया से विद्रोह कर रहा हूं। मैं इन्होंने राष्ट्रीय सब विषय चुन लिए, सब विषय पर अच्छी अच्छी कविता सुना दी गई। मैं राष्ट्र के विषय पर बोल ही नहीं रहा, मैं अंतरराष्ट्रीय विषय पर कविता सुनाने जा रहा हूँ। स्वागत। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। पूरी कविता सुनाऊं साहब? एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मन से सुनिए, मैं एक गंभीर कविता शुरू कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कविता आगे बढ़ेगी बहुत आसान हो जाएगी। और अंत के छंद में अगर मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पवार। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तुम, भैया पानी वानी कुछ देखो, मुझे प्लीज वातावरण दो। मैंने सारी रात सबको बहुत मन से सुना है, बहुत ध्यान से मैं सुनता हूँ, मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ। और मैं हिंदी का आदमी नहीं हूँ, मैं पहली बार आया हूँ। आपको बता दूं, मैंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी, मेरी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई, और 40 साल मैंने एक यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाया है अंग्रेजी में, हिंदी में कानून नहीं। मैं संयोग से हिंदी का कवि हूँ। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। जेपी आंदोलन की कोख से, जेपी आंदोलन की कोख से दो चीजों ने जन्म लिया, एक जनता पार्टी ने और एक हरिओम पवार ने। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है, हरिओम पवार आपके तीर्थ में, आपके सामने, आप जैसे श्रेष्ठ लोगों के पास, देश के सबसे अच्छे कविता सुनने वाले लोगों के सामने कविता पाठ कर रहा है। मैं ऐसा विश्वास करके सुना, और ये मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे सुन लें, आप तारीफ करने लायक है। मैं ये आश्चर्य कर रहा था कि ये सब कवि इतने जम क्यों रहे। अब पता चला कि अच्छे तो आप हैं। अच्छा, सब जमने की कोशिश कर रहे थे सर्वेश जी तक, जब इनको मालूम था कि मैं यहाँ हूं, काहे लगे हुए थे आप? और भी कुछ नहीं तो बम से हंसाने की कोशिश कर।
फ्रेंच। चलो बताऊंगा बीच बीच में। आप बस कविता सुनाऊंगा। मैं भी ये कॉम्प्लेक्स में था कि इन सब ने इतना अच्छा पढ़ा है और हमारा जब जीवन वो तो हालांकि अवधि वाला मेरी पूरी समझ में नहीं आया, लेकिन जनता जिस पर इस तरह झूम रही थी, मैं तो उसको देख के आश्चर्य कर रहा था। अपने शहर में कोई किसी कवि को सुनता है क्या? मैंने सर्वेश को लखनऊ में 10 बार वोट होते देखा। इसीलिए पवार जी मेरठ में पढ़ते नहीं। पढ़ता ही नहीं मैं तो अपने शहर में क्यों पढ़ूं? वो पैसे नहीं देते। मैं कोई आपकी तरह लाला थोड़ा ही हूं। पैरों में अंगारे बांधे। आप बस जुड़ना मेरे साथ। मैं बुरा कवि नहीं हूं। अब मैं जो लिख रहा हूं उन कानों को सुनाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान की आम जनता के दिल पर छपने की कोशिश में लिख रहा हूं और मैं वो प्रयास यहाँ करना चाहता हूँ। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसुओं का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। शुद्ध कविता सुनना। मेरा मन है कि आप उस श्रेष्ठ धरती पर हैं जहाँ ऋषियों का प्रताप है, या दधीचि की तपोभूमि है, या ऋषियों का परम त्याग है, कि कविता के इतने श्रेष्ठ संकार। और इसमें जगजीवन मिश्र का भी रोल होगा। शहर के कवि का और जगदीप अंचल जी, उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कविता पाठ किया। जिस शहर के जो कवि अच्छे होते हैं उनके शहर की जनता के संस्कार भी अच्छे होते हैं। नई सदी। नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ। इस बार उठे तो मणिपुर में ले जाकर मंत्री बनवा दूंगा। आप हमें नहीं जानते, हमें कभी सुना नहीं, इसलिए आप उठ रहे हैं। हरिओम पवार कविता पढ़े और आपका बीच में खड़े हो जाने का साहस। इतनी बहादुरी दिखाने पर तो अखिलेश की सरकार यश भारती बांट देती थी कि ये वो व्यक्ति है जो हरिओम पवार की कविता पाठ के समय भी खड़ा हो गया। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, उर्वैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर धरवट, नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले, नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं अब ते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अनियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ, मैं धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है जनता, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। दो पंक्तियां आपके दिल में तीर सी चुभे तो देखना चाहता हूँ कितनी ताली उठाते हैं। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है,
आप तालिबान का इतिहास जानते होंगे। मुझे चुनौती दी गई थी कि यहाँ पढ़ो तालिबान, पता चलेगा तालिबान कौन सुनता है। महानगर के लोग जानते होंगे, लेकिन आपने ये सिद्ध किया कि महानगर के लोग नहीं जानते जितना आप जानते हैं। मैं सर झुका के सलाम करता हूँ आपको। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई। और मैं अवश्य सर्वेश जी का बहुत आदर करता हूँ। हंसी में मैंने इसलिए कि मैंने बीच में 2-3 बार इशारा किया, उन्होंने मुझे पढ़वाया था, तो मुझे बदला लेना था, वो पूरा हो गया। मैं बहुत आदर करता हूँ। सर्वेश अस्थाना हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन की दुनिया का एक बहुत सार्थक पॉजिटिव आदमी है, जो केवल भला सोचता है, कुछ अहित में कुछ भी नहीं सोचता है। मैं 4 पंक्तियां उसको समर्पित करता हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप भी दाद देना। स्वागत। मैं सूरज के साथ, आप सोचेंगे इससे भी ज्यादा कोई फेंक सकता है क्या? देखना मैंने कितनी ऊंची फेंकी है, ठीक कह रहा हूँ। जब से मोदी जी आए मैंने भी सीख लिया। मैं अच्छा लगे तो और तालियां बजाना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों के ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने, अब कविता शुरू होती है। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम, तालिबान को बोलता हूँ 8 लाइन सुनना, जो मुझसे जुड़ जाए बताना कि आप सब मुझसे जुड़ गए हो। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादे छिपा कर बैठे हैं, तालिबानी यादों में लादे छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नए छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी। इसलिए मैंने कविता लिखी कि हमारा प्रधानमंत्री लाल किले पर भाषण देता है कि अगले 25 साल नारी अस्मिता के साल है, और एक मुल्क में 800 साल पुराना पाषाण युग आ गया। लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की नौकरी नहीं करेगी, लड़की स्कूल में नहीं जाएगी, लड़की इंजीनियर नहीं बनेगी, लड़की डॉक्टर नहीं बनेगी, घर से बाहर ही नहीं निकलेगी। और दुनिया ने देखा कि एक मुल्क में 800 साल पुराना पाषाण युग लागू हो गया और दुनिया मौन है। मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ सब। दहशतगर्दों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती। और हमारी 2 बहनें हैं, मैं उनको समर्पित करता हूँ ये पंक्तियाँ। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन साफ समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। जब पुच्छर तारा अंबर में दोस्त गिनाने लगता है, जब पुच्छर तारा अंबर के दोस्त गिनाने लगता है,
तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है। जहाँ बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती है, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती है। बंदूकों के साए में जो सिंहासन पा जाता है, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर राज भवन आ जाता है। उनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का। मैं घोषणा करके जा रहा हूं, याद कर लेना, अगले 8 महीने में अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन नहीं रहेगा। ताली मत बजाइए, जिनका होगा वो इनसे भी बुरे हक्कानी आएंगे। और क्यों आएंगे सुनिए, मैं कविता बहुत पढ़ के लिखा है मैंने, बहुत पढ़ के लिखा है मैंने। लेकिन इनको अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजभवन सरताजों का, जैसे छीना छिन जा। और क्यों इसका सिद्धांत गा रहा हूं, जैसे छीना छिन जाएगा राजभवन सरताजों का। चाहे दे खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, चाहे दे खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। घायल से सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल से सवारों को खाने में। और अब असली विद्रोह शुरू करता हूं, जुड़ना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। बीच में आपको कोई मौन बैठने के लिए थोड़े कहा गया, मामा पापा से बात निकलो। मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूँ, और मेरा बोलना आपको लगे कि ठीक है तो समर्थन करना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की। दुनिया से धोखा दिया। 2 साल पहले दोहा में बैठ के समझौता किया उन्होंने, मेरे पास रिटन कॉपी है उसकी, वो जब मुझे मिल गई मैंने तब कविता लिखी। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई। और 2 लाइन फिर प्यार मांगते हैं, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका। अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया। भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगान। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। हारा तो भारत भी है साहब, हमारा बहुत बड़ा व्यापार था वहाँ, पार्लियामेंट बनाई हमने, उनकी सेक्रेटरीट बनाई। अभी तो बिली बने थे, पेमेंट तो हुआ ही नहीं था। लेकिन आज भी मैं आपको एक सच बताता हूँ, अगर अफगानिस्तान के लोग भूखे नहीं मर रहे तो भारत के अनाज के कारण भूखे नहीं मर रहे। और मैं एक और तथ्य आपको बताता हूँ, जानते हो हमने किस शर्त पर अनाज भेजना स्वीकार किया? पाकिस्तान की शर्त थी, हमारी बॉर्डर नहीं मिलती अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान होकर जाना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने शर्त रखी कि हमारी बॉर्डर तक आपके ट्रक गेहूं लाएंगे और अफगानिस्तान हमारे ट्रक पहुंचाएंगे। मानव जाति भूखी ना मरे, हमने इस शर्त को स्वीकारा, ये जनता में बताई नहीं गई। और भारत ये भी जानता है कि जितने ट्रक अनाज भेजते हैं उसमें से आधे पाकिस्तान चुरा लेता है। और इसलिए भारत चुप है कि चलो पाकिस्तान के भूखे लोगों को अगर रोटी मिलती है भारत से तो कभी ना कभी तो यह एहसास होगा कि भारत ने रोटी दी पाकिस्तान।
असमंजसता पढ़ रहा हूं। हारा तो भारत भी है, भारत का स्वाभिमान हार गया। हारा तो भारत भी है, भारत का सत्यम हार गया। जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है। जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली। देखो सर्वेशी, ये कविता यहीं तक थी, कविता यहाँ खत्म हो गई थी। लेकिन जिस दिन मैंने कविता खत्म की उसी दिन मैंने प्रेस प्रवक्ता का बयान सुना। तालिबान का प्रेस प्रवक्ता पिछले 2021 में 15 अगस्त को प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था उनका टीवी पर, भारत में 7 बार टेलीकास्ट हुआ और मैं आंख फाड़ कर देखता रहा कि ये बोल क्या रहा है। तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, आवर नेक्स्ट टारगेट इज जिहाद ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड टू ब्रदरहुड, वी विल सपोर्ट द फाइट ऑफ द लिबरेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है। हम भाईचारे के नाते अपने जिहादी भाइयों का समर्थन करेंगे और जम्मू कश्मीर आजाद कराएंगे। ये उनका प्रेस प्रवक्ता बोलता रहा टीवी पर। तब मैंने कविता का अंतिम छंद लिखा है। स्वागत है दादा। अब मैं आपसे नहीं कहूंगा ताली बजाना, अब मैं चुनौती देता हूं, आप ताली बजाने से खुद को रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाना है। हमारे विधायकों ने मुझे पहले कहीं सुना होगा, उन्होंने जिस स्नेह से, आदर से, सम्मान से मुझसे मिले और मेरी हौसला अफजाई की, मैं आभारी हूँ। ये आपने नहीं सुना होगा किसी ने भी, सुनिए। मैंने आपसे कहा था ना, अगर मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काय का हरे होगा, मैं पूरे सदन को खड़ा करूंगा। सुनना मन करे तो अपने को रोकना मत। तालिबानों अपने घर में नाचो को। मैं ये पानी प्यास के कारण नहीं पी रहा, अब जो मुझे जिनको कोसना है ना उनको पानी पी पी के कोसने के मुहावरे हैं। अच्छा, आप कैमरे मैन हैं तो आपको ताली बजाने में रोक तो नहीं है ना कोई? इस समय तो आप श्रोता बना दिए मैंने, तो आप भी ताली बजा सकते। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। मैं इतनी देर तक घोर घाट के जो आपको लाया हूँ ना, ये सुनाने के लिए लाया हूँ जो आप सुना रहे हो। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। वाह 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 वाह। सारे नहीं उठाए तो फिर क्या आनंद आए। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं। और धरती पर हत्यारी बंदूकों ने दर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। यह केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा।
महात्मा की जरूरत है क्या? ये नारे कोई कभी लगवाते हैं जो जम नहीं रहे होते। मैं भारत माँ को दाव पे नहीं लगाता जमने के लिए। बहुत अद्भुत, इस बात पे ताली बजानी चाहिए। हाय हाय। बस मुझे और इनमें अंतर केवल इतना है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। सर्वेश से मेरी डिग्री तक बोलनी नहीं आती, जब भी कानून पढ़ा इसने, लेकिन उतना नहीं पढ़ा। मैंने आज से 35 साल पहले LLD की थी साहब। ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है, जिसके बाद कानून में कोई डिग्री दुनिया में नहीं बचती। मैंने सर्वेश को बताया कि भाई साहब LLD कर ली, तो मुझसे बोला क्या कर लिया? मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे बोला B.Ed नहीं कर सकता। मुझे उस दिन पता चला ये बिहार में पढ़ के आया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। मैं दिल की बात आपसे सच बोल रहा हूँ। जिस दिन मैंने ये लाइन लिखी, इससे अगले वाली, मैं 3 दिन भूखा रहा, सोचता रहा कि ये लाइन मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। 3 दिन भूखा प्यासा सोचता रहा। फिर मैंने ये सोच के लिखी कि मैं नहीं लिखूंगा तो शायद और कोई तो नहीं लिखेगा। फिर भी मैं आपको श्रेष्ठ श्रोता मानकर आपके सामने एक अपनी लाइन देता हूँ, और आपका घनघोर समर्थन नहीं मिला तो वचन देता हूँ कल से पढ़ना बंद कर दूंगा। लेकिन मेरी बात ठीक लगे, ध्यान से पूरे शब्द सुनना, उसके बाद मेरी बात ठीक लगे तो इतना समर्थन करना, कल मुझसे कोई कहे कि इस लाइन को मत पढ़ो, फिर उनकी बात मानने से इनकार कर दूं। मैं कह दूं कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी ऑडियंस ने समर्थन दे रखा है, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ईमानदारी से प्रतिक्रिया देना, 2 तो ऐसी प्रतिक्रिया समर्थन करो तो जी भर के, सब चुप रह गए तो कल से नहीं पढ़ूंगा, ये वचन दे के जा रहा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 हटा दिया। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर वाला कोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी वाला कोट दिखाई देता है। उनको सपनों में। और 4 लाइन बची हैं, बस अब 1 लाइन पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि तालियों का, जोश का, उत्साह का, आशीर्वाद देने का तूफान कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा तूफान जनता उठा सकती है। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी वाला कोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। देखिए, मैं एक छोटी कविता और सुनाता हूँ, बहुत समय हो गया। मैं
थोड़ा सा अनमना था कि जगजीवन मिश्रा जो मेरी निगाह में बहुत भला आदमी है, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैं 50 साल से नहीं आया था और एक जन्म और नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है। कहा कि 1 बजे हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। ठीक है, 1 बजे समाप्त हो जाता है, 12 बजे आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। जब मैं 4 कविताएं सुना लेता हूं तब मेरा गला खुलता है। ये मेरे छोटे भाई बहन ये नहीं जानते, कई बार तो जो ज्यादा चलता था ना, जो भी ज्यादा ताली बजती थी वो मेरी ओर देखते। उनको ये नहीं पता कि जब अर्जुन ने तीर कमान पेड़ पर टांग दिए थे, उस समय वो उनको चलाना नहीं भूला था, चलाना जानता था उस समय। अब मेरे मन से कविता सुनिए। मुझे मेरा एक विद्यार्थी मेरठ कॉलेज से मेरा स्टूडेंट रहा, वो लॉ करके आया, तिवारी है जी, कवि विनीत तिवारी। कविताएं भी लिखते हैं, ये तो मुझे आज ही पता चला, लेकिन ये मेरे स्टूडेंट रहे रॉक। ये मुझे गर्व हासिल है कि मैं कानून का प्रोफेसर रहा, तो मुझे ये गर्व जीने का अवसर मिला। लोअर जुडिशरी में मेरे 350 बच्चे जज हैं, वो मेरे स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में मेरे 7 स्टूडेंट जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं। और मैं गर्व के साथ बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंकज मित्तल, जो सुप्रीम कोर्ट के अभी अभी नए जज बने हैं, वो मेरे विद्यार्थी रहे। तो ये तो मैंने इसलिए कहा कि इनको यकीन हो जाए मैं पढ़ा लिखा हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, कुछ ऐसे छोटे भाई बहनों से कुछ कह भी दो तो फिर क्या पता, जवाब सुन लोगे तो आप ही का मरण है। सब ये कहेंगे ना, मैंने जो भी कुछ बोला क्यों था, तो मैं कुछ बोलता नहीं, चुपचाप देखता रहा सबको। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि नंबर तो मेरा भी आएगा। मैं अब एक कविता सुनाता हूँ, देखिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपको एक कविता चंद्रशेखर आजाद जी पर सुनाना चाहता हूँ और उससे समापन नहीं करेंगे। उसके बाद एक केवल 5 मिनट की मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है करगिल के शहीदों पर, उससे समाप्त करेंगे। इस सब में मिला के हमारा लगभग आधा घंटा और लग जाएगा। चंद्रशेखर आजाद मेरी नई कविता नहीं है। भाजपा के आदरणीय एमएलसी साहब भी, पड़ोस के विधायक साहब भी, हमारे विधायक साहब भी, आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हरिओम कुमार आया था हम सूखे चले आए। मैंने 14 में लिख दिया था, 14 में, चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं, चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरहबान में हाथ डालकर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हम काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक सरकार बनी थी हमारी बहन जी आदरणीय मायावती जी की। सबसे पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तो अपने समर्थन से नहीं बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी मुख्यमंत्री। और उसके कुछ दिन बाद ही एक महाविद्यालय जो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर था, उसका पत्थर उखाड़ा गया, किसी और के नाम का लगाया। किसी और के नाम से हमें शिकायत नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के नाम के विद्यालय का पत्थर उखाड़ दिया गया। एक पत्रकार ने हिम्मत करके कहा कि आप क्या कर रही हैं, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो पलट के गुस्से में बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। चंद्रशेखर आजाद को सरेआम आतंकवादी कहा गया। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में पूरे पेज का लेख लिखा पूरे घटनाक्रम का जी। मैं इसी केस में था, मैंने पढ़ के मैं रोया। लेकिन मैं ये सोच के कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री है, वो या तो माफी मंगवाएंगे या गद्दी से हटाएंगे। लेकिन एक हफ्ता गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, किसी का बयान भी नहीं आया।
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब और अडवाणी साहब मुझे बहुत स्नेह करते थे। मैं दोनों के घर में जाता था, अपनी कविता सुनाता था। मैं दोनों के पास गया और मैंने शिकायत की कि आपके समर्थन की मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहती है। तो अडवाणी साहब तो कुछ बोले नहीं। अटल जी साहब से ज्यादा मैंने जब गुस्से में बोले, तू चाहता है हम तेरी बात पर सरकार गिरा दें, तो मत गिराओ। मैं दोनों से कह के आया कि आप जो करोगे वो करोगे, लेकिन मैं एक कविता लेके जनता के बीच जा रहा हूँ। और मैं तभी 15 दिन बाद जनता के बीच आ गया था कविता लेके। उस कविता को आज भी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अभी एक MP जीत के आया है संगरूर से, सिमरनजीत सिंह मान, एक अलग सी पार्टी है उसकी। उसने पार्लियामेंट के सामने बयान दिया कि भगत सिंह आतंकवादी था। एक नया आतंकवादी पैदा हुआ है अमृतपाल पंजाब के अंदर। वो सरेआम कहता है कि भगत सिंह और ये सब लोग क्रांतिकारी लोग सब आतंकवादी थे। मैंने इसलिए कविता आपके पास सुनाने का फैसला किया। मत करो हमारे शहीदों का सम्मान, उनकी मत करो आप उनकी इज्जत, कम से कम उनका अपमान तो मत करो, अपमान तो मत करो। तो चंद्रशेखर आजाद पर जो मैंने कविता लिखी वो सुनाता हूँ। जहां अच्छा लगे मन करे तालियां बजाते रहना। बैठ जाओ। पांडे जी, आपका नाम पांडे जी है ना? नहीं, क्या है? आर्यपुत्र है। आर्यपुत्र तो सभी हैं, मैं इसलिए बोल रहा था। सुनिएगा मन से, स्वागत है। आपको ऐसा नहीं लगेगा पुरानी कविता, लेकिन कविता पुरानी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको लगेगा आज की कविता। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में। जो पीछे खड़े भैया बैठ जाओ प्लीज, 5 मिनट दो मुझे, बस 5 मिनट। देखो मेरी तमाम कविताएं मैं लिखता हूँ, 2 छोटी छोटी कहानियां सुनो 20-20 सेकेंड की, मुझे सांस मिल जाएगा, आप फ्रेश हो जाएंगे। एक कहानी तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छी लगती है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हम परंपरा के देश के लोग हैं। जिस देश में संत अपनी हड्डियां हथियार बनाने के लिए दान कर दें, उस देश में त्याग की बड़ी परंपरा दुनिया में कहीं कहीं होगी। परंपराओं का देश है ये, निष्ठा का देश है। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला, तेज बाढ़ का पानी। दोनों डर गए, घबरा गए, कैसे निकलेंगे। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरे हाथ पकड़ लो, हम पानी से बाहर निकल जाएंगे। बेटी ने छुपते कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, समझ जाओ तो तालियां उठाना। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में नहीं छोड़ता। और मेरी सब कविताओं की सांस कहां से आती है सुनिएगा। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा पिंजरे में कि मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने रख दिया है, तो खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले उस गांव में जा रहे हो, मेरे गुरुजी वहां रहते हैं, मिले तो मेरी राम राम तो बोल सकते हो। मालिक ने बोला मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछ बैठा ऐसे कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई यहाँ गुरु रहता है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा मैं हूँ उसका गुरु। तो उसने कहा मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आगे पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी, तेरी राम राम बोली को तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। और जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए गुरु मंत्र भेजा, संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना तो आना ही चाहिए। उसे सुनिए मंच के सब लोग भी ताली बजाएंगे, क्योंकि मैंने उनके लिए सबके लिए इतनी तालियां बजाई हैं, इतनी तालियां बजाई हैं और उन कविताओं पर तालियां बजाई हैं जो मेरी समझ में भी नहीं आई। ये वो अच्छी कविताएं हैं, मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कविता हिंदी पढ़ी नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए काटती है नहीं है, वो अच्छे कवि लोग नहीं है। कोई बात नहीं। देखो मुझे
अध्यक्ष नहीं बनाया होता ना, तब बताता मैं तुम्हें मैं क्या हूं। लेकिन अडवाणी तो नहीं बनाना मैं तुमसे। मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूंगा, उस समय की करता है। आजादी को जब 50 साल हुए थे, स्वर्ण जयंती मना रहे थे, 20 साल पहले की कविता सुनते हैं। मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूंगा हूँ मैं, आजादी के सौगातों पर 100 गीत सुना हूँ मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघमल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। उन लोग ताली कम मत करो साहब, वरना मैं बहुत तालियों वाली कविता भी सुना सकता हूँ कि ताली बजा बजा के आप थक जाओगे। मैं अच्छी कविता सुना रहा हूँ, इसलिए ताली कम मत करो। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है, इंकलाब की बलवेदी भी जिससे गौरव पाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों। मेरा दर्द सुनना साहब, और ठीक लगे आपके दिल में भी चोट लगे तो तालियां उठाना। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। जिस बलिदानी बेटे से गौरव पाए। मैं बहुत दिनों के बाद पढ़ रहा हूँ, इसलिए समझ में। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खौला। कविता का सौंदर्य ये है साहब, स्वर्ग में कहीं सब शहीदों की आत्मा ने भी सुना होगा कि आज धरती पर एक कुर्सी चंद्रशेखर आजाद को प्रेस के सामने आतंकवादी बोल रही है, तो उन सब पर क्या गुजरी होगी। इस सौंदर्य को मैं जीना चाहता हूँ, अपने छोटे भाई सर्वेश को समर्पित करता हूँ। पंक्तियां सुनना, इस कविता की अच्छी पंक्तियां, बहुत अच्छी। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये न समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की पहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुछल तारा टूट गया होगा, अस्फाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अस्फाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत ऊपर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सैनिक, क्या यही सुनने। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे। बहुत क्रोध था साहब मुझे, बहुत गुस्सा था, और मैं गुस्सा कैसे दिखाता। आपके सामने एक साधारण सा कवि हूं, अगर आपको लगे कवि को इतना गुस्सा करने का हक है, तो मेरे गुस्से को ऐसी मोहर लगा के भेजना
कि मैं इस गुस्से पे गर्व कर सकूं। सुनना 4 पंक्तियां, मैं मोहर चाहता हूं आपकी अपने गुस्से पर। जहां मरे आजाद पार के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़ गए होंगे, शायद पलकों पलकों उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा सैल्यूट करता हूं आप सबको, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। शेखर महायज्ञ का नायक। आधी मिनट बोलता हूं शेखर पर। मैंने शेखर पर लिखने के लिए मैंने बहुत लाइब्रेरी खोजी, कहीं कुछ नया मिल जाए, कहीं कुछ नया मिल जाए। तो मुझे 2 नई बातें मिली जो जनता को नहीं पता। एक तो ये बात पता चली कि अंग्रेजों ने 700 हिंदुस्तानियों को नौकरी दे रखी थी केवल इसलिए कि वो चंद्रशेखर को पहचान लें। अपने साथ रखते थे नौकरी पर अंग्रेज हिंदुस्तानियों को कि तुम चंद्रशेखर को पहचान लो। और दूसरी एक ऐसी घटना लिखी मिली मुझे जो संसार के किसी क्रांतिकारी के मुंह से निकला ही नहीं। जैसे गरीब माँ बाप थे उनके। मैं सैल्यूट करता हूँ आदरणीय मोदी जी को। उनकी जन्मभूमि पर 70 साल में केवल एक प्रधानमंत्री गया जिसका नाम श्री नरेंद्र मोदी है, और किसी ने जाने की जरूरत नहीं समझी। गरीब माँ बाप थे, झापा जिले के भावरा गांव में रहते थे। सब आजाद खजाने लूटते थे आजादी की लड़ाई के लिए। किसी ने आके ये उनको खबर दी कि तुमको मालूम है तुम्हारे घर की हालत क्या है, घर में रोटी के लिए अनाज नहीं है, माता पिता भूखे रहते हैं, तुम्हारी संदूक में पैसा होता है यार, इतना तो घर भेज देगी, माँ बाप रोटी तो खा लें। इतनी बात सुनकर चंद्रशेखर आजाद की 2 वाक्य निकले उनके मुंह से। एक वाक्य आंखों में आंसू भरकर और एक वाक्य आंख को लाल करके। आंसू भरकर तो ये कहा, क्या माता पिता सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं हैं? और एक पल में ही आंख लाल करके कहा कि मैं इस संदूक में से तो 1 पैसा नहीं दूंगा, लेकिन तुम गांव वालों मेरे माँ बाप को रोटी नहीं खिला सको तो मुझे खबर कर देना, किस दिन मैं रात के अंधेरे में आऊंगा और दोनों के सीने में अपने पिस्तौल के 2 गोली उतार कर चलाऊंगा। उसे राजनीति आतंकवादी बताई थी। आधी मिनट बोलता हूं शेखर पर। शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली गंध निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबेना खाता था। अब तो नेता परवल सड़के शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। एक क्षण पढ़ता हूं और अपने तीनों विधायकों को बहुत आदर के साथ कहता हूं, दिल पर हाथ रखकर सुनना। आप गलत थे कि मैं गलत हूं? मैं गलत हूं तो बताना खड़े हो। उसी समय लिखा मैंने, और मैंने किसी और को सुनाने के लिए नहीं लिखा, श्रद्धेय वाजपेयी साहब और अडवाणी जी को सुनाने के लिए लिखा। सुनना मैंने क्या लिखा। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटे छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत। और साहब साथ दो तो अगली एक पंक्ति पर देना, तो देखना चाहता हूं कितना प्यार करते हैं आप आजाद कविता को, इंडिपेंडेंट कविता को, स्वतंत्रता भाषण की आजादी को।
इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे। तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे? तुम सत्ता में शामिल थे, दो टूक डांट भी सकते थे। जो जीव शहीदों पर थूके वो जीव काट भी सकते थे। जीव शहीदों पर जो सीने पर गोली खाने को। विधायक जी, आप शायद अपनी राजनीति नहीं जानते होंगे। ये कोई गर्वोक्ति नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूं, ये गर्व की भाषा भी नहीं है। जहां 14वां 290 बैठे थे ना आपके जाके, चाहता तो मैं उन 290 में एक हो सकता था। टिकट मांगने वाले हजारों थे, संसद लड़ने का मिला हुआ टिकट लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। ये सच बात है। आपके बड़े पॉलिटिशियन सब जानते होंगे। बाबा आज तक नौराज, बाबा रामदेव लेके आए थे, उनका समझौता हुआ था, उसमें कुछ टिकट वो ले आए थे। और शाहिद जी और मोदी जी ने खुश होकर दिया था कि इसको हम तो कभी बना नहीं पाए भाजपा ही, चलो स्वामी जी आपने बना दिया तो ठीक है। कहीं से भी मुझे राजनीति आती नहीं, मुझे राजनीति लड़ना नहीं था। बाबा आज तो गुस्सा कहते तो तेरे भरी हुई खीर में ला क्या बढ़ा रहा है। मैंने कहा जी क्या हो जाता? बोले तू सांसद बन जाता। मैंने कहा फिर क्या हो जाता? सांसद तो 800 है इस देश में, हरिओम पवार तो एक है। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे। भारत माता, अंतिम छंद पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छी लिखा है। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। बेटे होंगे लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। मेरी कविता की सबसे अच्छी 4 लाइन सुनना। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे खतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। 4.5 मिनट अब मैं मांगता हूँ आपसे, 4.5 मिनट में अपनी पूजा की कविता सुनाना चाहता हूँ। प्लीज मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर कोई बीच में उठना मत। मैंने 50 साल जितना गाया है, ये मेरे आंसू की आग है। मैं एक कविता में जो केवल 5 मिनट की है, अपनी आग के आंसू गाना चाहता हूँ। आग के आंसू, आंसू की आग आपने सुनी, मेरे आग के आंसू भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं। मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं तो मानता हूं, लेकिन मुझे धर्म विरुद्ध समझना अगर मैं ये कहूं कि मैंने भगवान राम नहीं देखे। भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं, लेकिन मैंने नहीं देखे। हमारी रक्षा करते हैं, मैं मानता हूं, करते होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखे। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और हमारी रक्षा करते हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। जैसा गौरी ने एक बहुत अच्छा गीत पढ़ा एक शहीद की, उस पर मैं एक छोटी सी कविता है। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ एक करगिल युद्ध के बाद एक बेटा तिरंगे में लिपट के आया था, कैप्टन मनोज तलवार। मैं भी अंतिम संस्कार में गया तो बहुत पीछे भारी भीड़ थी, बहुत पीछे मैंने भीगी आंखों से एक छोटी सी कविता लिखी। कविता के नाम पर मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं है। 4 मिनट की कुल कविता है। प्लीज बीच में कोई ना उठे, बस ये सुन लीजिए। आज जो अच्छा हुआ वो
आपकी जनता का है, आपके अधिकारियों का है, आपके जिला प्रशासन, SDM साहब, CO साहब, हमारे जगजीवन का, सब आप सबका मिलाकर। और अगर कहीं किसी भी तरह से पूरे रात के कप सम्मेलन में कहीं कोई बात किसी को जरा भी अच्छी नहीं लगी हो, तो अध्यक्ष होने के नाते और उम्र में सबसे बड़ा होने के नाते उसका जिम्मेदार मैं हूँ और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये कप सम्मेलन एक आपके शहर में, आपके गांव में, आपके स्थल पर एक यादगार कप सम्मेलन के रूप में याद किया जाना चाहिए। ऐसा अंतिम करता 5 मिनट की पढ़ता सुनिए। मैं गीतकार नहीं हूँ, जैसे मंच पर श्रेष्ठ गीतकार है, आपका जगजीवन, आपके जगदीश जी, गौरी जी, मनिका गीतकार, अमन अक्षर बहुत श्रेष्ठ गीतकार, और गीतकार तो एक फूफा भी है। मैं तो सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये कोशिश कर रहा है कि ले ना ले। कोई नहीं। हे काली शर्ट, रुक जाओ। आर्यपुत्र आपसे कह रहा हूँ, वहीं बैठो जहां से उठे हो। अच्छा, ये कोई पार्लियामेंट है क्या जिसका मन करे उठ के चल देता है? बैठ गया बेचारा। ये तो वहाँ अच्छा लगता है भाई। मैं तो एक साहब, तीनों विधायक हैं आप हमारे, योगी जी से मेरी बात जाके पहुँचाना। योगी जी ने एक बहुत अच्छा कानून बनाया है, जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाएगा उसी से भरपाई होगी। इससे बढ़िया कोई कानून मुझे लगता नहीं है। लेकिन मैं इस कानून को दिल्ली की संसद पर लागू करना चाहता हूँ। जिस दिन संसद नहीं चलेगी और सरकारी पैसे का नुकसान होगा, वो सांसदों के वेतन से वापस लिया जाएगा। वो उनका पैसा नहीं है जिस पर वो, जिस दिन शोक सभा होती है उस दिन का भी बता लेते हैं। आश्चर्य करेंगे आप। सांसदों का तो हाल देख के मुझे लगता है, इनको सब्सिडी का खाना मिलता था कैंटीन में, मैंने चिल्लाना शुरू किया, खिलाफ करता है, लेकिन तब सब्सिडी बंद हुई है। 28 रुपए में श्रेष्ठ थाली। ये गरीब लोग है ना, बहुत गरीब जिनको सस्ता खाना मिलना चाहिए। अब खत्म हुई है पार्लियामेंट की सब्सिडी। और माफ करना, हाथ जोड़ के कहता हूँ, चर्चा होती है, मुझे नहीं पता, मैं मान नहीं सकता कि भारत की राष्ट्रवादी सरकार ये गलत निर्णय ले सकती है। फौजियों की पेंशन बंद करने की चर्चा सुनने को मिलती है। तो एक बात कवि के नाते मैं कह के जा रहा हूं, अगर इस देश में फौजी को पेंशन नहीं मिलेगी तो सांसदों को और विधायकों को पेंशन हम नहीं मिलने देंगे। इस बात को याद मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा होगा नहीं। ये आप हो सकती है, अपोजिशन का बनाया हुआ भी कोई ढंग हो सकता है। अपोजिशन को तो कुछ भी चाहिए, कुछ भी। दुनिया में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जिसमें भारत का एक ना समझ बच्चा वहां के प्रोफेसरों के सामने जाकर भाषण देता है। वाली दुनिया की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। अगर वो यूनिवर्सिटी अच्छी है तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी तो उससे 100 गुना अच्छी है, क्योंकि यहाँ तो कहीं दाखिला नहीं मिले उस बच्चे को जहां वो भाषण दे रहा है। नया तमाशा है। भारत में भारत जोड़ते हैं, विदेश में जाके तोड़ते हैं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेटी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता वासंती, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल ये एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी।
खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद नहीं होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट। और साहब पवन जी, विधायक जी, एमएलसी साहब, मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी एक पंक्ति पढ़ता हूँ और आपके इस तीर्थ में सर्वेश के सामने, अपने छोटे भाई बहनों के सामने घोषणा करता हूँ कि मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं अभी भी आज तक अपने को एक पंक्ति कवि मानता हूँ। मुझे बहुत प्यार से आशीर्वाद देना तालियों से। अगर मैंने एक पंक्ति और लिख ली ना ऐसी, तो मैं कवि होने की घोषणा करूंगा। अभी मैं कवि होने की घोषणा नहीं करता, मैं एक पंक्ति का कवि हूँ। वो मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति आपके यहाँ पढ़ के जा रहा हूँ। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी सल्यूट करता हूं साहब। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने। ये सत्य घटना पर लिखी मैंने कविता। मैं अपने किसी स्टूडेंट को जानता था जो एक फौजी को प्यार करती थी। ना बिटिया के घर वालों को मालूम था, ना फौजी के घर वालों को मालूम था। मेरे विद्यार्थी थे, दोनों मुझे मालूम था और दोनों की ये जिद थी कि आप ही हमारे परिवार वालों को मनाएंगे हमारे लिए। वो बिटिया जिस दिन फौजी के नाम की मेहंदी रचाती है, उसी दिन फौजी के शहीद होने की खबर आती है। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में। ये सत्य घटना है, कल्पना नहीं है। एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह, उसकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। मैं उनके सम्मान में गया हूं इसलिए जानता हूं। जब पार्थिव शरीर सेना लेके आई वीरेंद्र सिंह का, तो उनकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब किसी और ने अर्थी। मैंने एक लाइन लिखी है साहब, उसे प्यार से नवाजना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे -48 और +48 में। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की। अंतिम 6 लाइन सुना, अंतिम 8 लाइन। और मैं आखिर में एक लाइन ऐसे लिखना चाहता था। मेरे घर में नेता बहुत है, डांटते बहुत हैं। डांटते क्या, छोटा था तो पिटता भी था, और आपको क्यों बताऊं, तुम्हें पिटता भी था। तो मैं एक लाइन ऐसी लिखना चाहता था, जो नेता के खिलाफ इससे ज्यादा सख्त कोई बात कही नहीं जा सकती। इतनी सख्त बात कहना चाहता था मैं, और इतनी चालाकी से कहना चाहता था
कि अगर नेता सामने बैठे हो तो उनकी समझ में ना आए, और समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल आखिरी लाइन से विदाई लेता हूँ। आपको लगे कि इस लाइन में वो सब कुछ है, इससे ज्यादा नेता को हम कुछ कह नहीं सकते, और एकदम बात समझ में भी नहीं आती। जितना सोचते जाओगे तब समझ में आएगा कि ये तो कर गया काम। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जी। अंतिम 4 लाइन से विदा मांगता हूं। मैं फिर कहता हूं, जो अच्छा हुआ वो आपका है, आपकी जनता का है, आपके जनप्रतिनिधियों का है, आपके विधायकों का है, आपके जगजीवन मिश्र जी का है, आज के संचालक जी का है, सब कवियों का है। कमी कोई भी हो उसके नितांत मैं जिम्मेदार हूं। अंतिम 4 पंक्तियां सुनना, और चौथी पंक्ति पर मन से विदा करना। आपको लगे कि हाँ कर तो दिया काम। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार विधायकों का, मुख्य अतिथि श्री पवन जी का, भार्गव जी का, निर्मल जी का, जिलाध्यक्ष महोदय का, और तमाम सभी आप हजरात का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।